नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया का फेसबुक लाइव और मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। हम न्यूज़ इंडिया के लोग इस सीरीज में हम पितृपक्ष के दौरान पत्रकारिता के पुरखे इसके जरिए उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं जिन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूती दी और अपने कृत्यों से वो अमर हो गए। और इस कड़ी में आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिन्होंने नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं और आप पीछे हमारी तस्वीरों में भी देख रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक की। जी हाँ दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने एक अलग जगाई और जागरूकता का एक अभियान सा चलाया देश में, जिसकी वजह से जो आज़ादी की लड़ाई थी वो आगे बढ़ चली थी। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी प्रत्युष हमारे साथ हैं। प्रत्युष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया सर। बाल गंगाधर तिलक जब हम नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हम उस शख्सियत को याद कर रहे हैं जो बहुत कम लोगों में से ऐसे थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को बहुत आगे तक ले गए थे और उनके पीछे पीछे पूरा देश चल पड़ा था। क्या खास बात थी उनमें? सर, कहते हैं कि उनके लेखनी में वो धार थी कि वो आज़ादी के मतवालों को एक नई ऊर्जा पैदा करते थे। बिल्कुल, वो लिखते थे तो कोई भी इस आज़ादी का जब शुरुआत हुई तो उन्होंने सोचा कि आखिर मैं लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाऊं, क्या माध्यम है। तो उन्होंने एक ही माध्यम सूझा, पत्रकारिता। अखबार निकाले उन्होंने और जब वो लिखते थे तो लोग बड़े प्रभावित होते थे, हर तबका, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। और उन्होंने जो पत्रिकाएं लिखी, जो दैनिक उन्होंने लिखे थे, जिसका संपादन भी किया था, उन्होंने शुरुआत की थी। लगता है कि उसके बाद जब लोगों तक वो पहुंचता था उसके अगले दिन से ही ऐसा लगता था कि जागरूकता का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ सर। दो पत्रिका निकालते थे, अखबार थे एक्चुअली, केसरी मराठी में और मराठी इंग्लिश में। इंग्लिश में सोच रहे होंगे काफी लोग सोचते हैं हाँ कि भाई अंग्रेजों के खिलाफ और अंग्रेजियत के खिलाफ जब उन्होंने लड़ाई शुरू की थी तो फिर अंग्रेजी में क्यों उन्होंने इसे लिखने का फैसला किया था, बताइए। इंग्लिश में इसलिए इंटेलेक्चुअल्स को उनको टारगेट करना था, क्योंकि एक समय आता है, या जैसे अभी हम प्रेजेंट देखें, पेट्रोल डीजल सब महंगा होता है तो कहते हैं आम आदमी के बजट पे बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन जो अमीर है उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सेम वैसे ही इस कंडीशन में था। कहते थे कि आजादी के टाइम पे इंटेलेक्चुअल्स जो उनसे फर्क नहीं पड़ता था, वो चाहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य रहे, क्योंकि उनका काम चल रहा था। परेशान किसान वर्ग था, मजदूर वर्ग था, उनको परेशानी थी। उनका टारगेट था उन लोगों को अगर मैंने टारगेट कर दिया, उन लोगों को समझा दिया कि नहीं ये जरूरी है, हमें स्वराज चाहिए, यानी उस दिन से जो टोटल रेवोल्यूशन है, हाँ, पूरी क्रांति हो जाए पूरी तरीके, वो उसके लिए एलीट क्लास को भी समझाना, जागरूक करना बेहद ज़रूरी था। और चूंकि वो अंग्रेजी में पढ़ते थे, अंग्रेजी अखबार पढ़ते थे, अंग्रेजी में बातचीत करते थे, तो उसी सभ्यता के में रच बस गए थे, तो उनको साधना बहुत ज़रूरी था, टारगेट करना, और इसीलिए इसका उन्होंने फैसला किया। तो जो शुरुआत उनकी पढ़ाई लिखाई ये कैसे हुई और फिर वो इस स्वतंत्रता आंदोलन में कैसे कूद पड़े थे? अगर बचपन से बात करूं तो सर, जन्म तो 23 जुलाई 1856 को हुआ था, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, शायद बहुतों को पता होगा। पढ़ाई शुरुआत से बहुत मेधावी छात्र रहे, पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। संस्कृत, चूंकि पिताजी उनके संस्कृत के टीचर थे, तो संस्कृत के बहुत ज्ञाता कहते हैं, प्रकांड विद्वान होंगे। वो अपनी पत्रिका या अखबार भी निकाला करते थे, तो उसमें वो संस्कृत से ही, मतलब श्लोक उनकी सब कुछ उसी में हुआ करते थे। अच्छा। तो बड़े इसमें था। फिर उन्होंने धीरे धीरे, हाँ आपने जैसे कहा इंग्लिश का, वो इंग्लिश शिक्षा से बहुत नफरत करते थे। इंग्लिश शिक्षा को उन्होंने कभी बढ़ावा नहीं दिया, हमेशा हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए उसी को बढ़ावा दिया। लेकिन दुश्मन को साधने के लिए आपको उसकी खूबियों को भी जानना पड़ेगा, इसलिए वो पूरी थी। हाँ, इसीलिए सबको शिक्षित करना चाहते थे। बिल्कुल। उनका मेन गणित के टीचर थे, ये भी कहा जाता है। हाँ, उन्होंने पढ़ाई करी तो मेधावी छात्र तो थे, बीए किया, एमए किया, एमए छोड़ दिया, उन्हें पसंद नहीं आया, बीच में छोड़ दिया। फिर एलएलबी की भी पढ़ाई, एलएलबी किया, वकील हुए। उसके बाद उन्होंने सोचा नहीं, अब भी कुछ अलग करना है। फिर वो पुणे चले गए स्कूल में, वहाँ उन्होंने गणित उसके टीचर बने। फिर उनका मन नहीं लगा, वो वहां से भी वापस आ गए। उसका भी पूरा एमए में जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने पढ़ाई पूरी नहीं की, उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्हें पच नहीं रही थी, जच नहीं रही थी। और फिर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी भी उन्होंने स्थापित की थी 1884 में, और उसके बाद फर्ग्यूसन कॉलेज की भी उसके पीछे भी था कि एक्चुअली
मैं आपको बताऊं, बहुत 1850 तक अंग्रेजों ने सोचा नहीं था कि हम इन लोगों को पढ़ाएंगे भी। उन्होंने भारत में शिक्षा का सोचा नहीं था। लॉर्ड डलहौजी के बाद उन लोगों ने सोचा कि यार नहीं, इंटेलेक्चुअल्स को ही पढ़ाते हैं। जो मैंने आप पहले जिक्र किया इंटेलेक्चुअल्स को टारगेट करने का, वो इसीलिए उन्होंने भी ये सोचा अंग्रेजों ने कि इंटेलेक्चुअल्स को पढ़ाते हैं, उन लोगों को पढ़ाएंगे तो उन आगे वो लोग पढ़ाएंगे, ठीक है, नहीं तो ये हम हमारा फर्ज पूरा, हमारा दायित्व पूरा। उन्होंने कहा, बाल गंगाधर तिलक को ये बात रास नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं, मैं सबको पढ़ाऊंगा। दोस्तों को साथ लिया, वहां से वापस आए, पुणे से गणित के टीचर जहाँ थे वहां से वापस आए। उन्होंने कहा नहीं, मैं अब पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने 1884 को दोस्तों के साथ सोसाइटी की स्थापना की। उसके बाद फर्ग्यूसन कॉलेज की 1985 में, वहां पे फिर वो वहां पे गणित के टीचर थे, वहां पे गणित पढ़ाया गया। तो ये पढ़ाई लिखाई तो हुई, लोगों को शिक्षित करते रहे, जागरूक करते रहे, लेकिन इसके बाद वो अचानक कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। हाँ सर, 1990 में उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था। 1890 में सॉरी 1885 में उसकी स्थापना हुई थी INC की। उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया। उसकी स्थापना भी इसलिए की गई थी कि अगर लोगों की नाराजगी है तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, और वो अंग्रेजों की तरफ से ही ये कोशिश की गई थी कि एक जरिया दे दें ताकि नाराजगी विद्रोह का स्वरूप न ले हो जाए। लेकिन हुआ भी, वो जिम्मेदारी भी इंटेलेक्चुअल्स को ही दी गई। तो वो भी वही होता था, 2-4 दिन बैठक होती थी, चलती थी, खत्म हो जाती थी, बातचीत हुई, और उसके बाद 5 साल तक ही चलता रहा, 1885 से लेके 90 तक। फिर उन्होंने देखा नहीं, मुझे अब कुछ करना है। मैं हालांकि वो शुरुआत से लिखते थे, पढ़ाई वो थे, तो विद्रोह हमेशा चलता था, स्वराज उनका शुरुआत से नारा था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे अब कुछ अलग करना है। राजनीति में ज्वाइन किया, उसके बाद भी उनका मन नहीं लगा। अच्छा। फिर वो आए पत्रकारिता की तरफ। उसके पत्रकारिता में भी आया, लेकिन फिर गरम दल और नरम दल, ये कहानी भी खूब बच्चों ने खूब ये पढ़ाई की है। उसके बारे में बताया कि ये नरम दल वालों से कहते थे कि भाई आप अगर अंग्रेजों की ही लाइन पर चलेंगे तो फिर ये किस तरह की आज़ादी हम लेंगे और कब लेंगे। तो एक गरम दल की स्थापना हुई, उसी में 2 गुट बन गए, और ये गरम दल में लाल बाल पाल की बात होती है। 1905 तक कांग्रेस ही चलती रही। बंगाल का बंटवारा हुआ, आपको शायद पता होगा, बंगाल को 1905 में बंगाल को अलग किया, तो ये रास नहीं आया। तो बिपिन चंद्र पॉल हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, और लोकमान्य तिलक, इन्होंने ठान लिया नहीं, यहाँ से हमें बदलाव लाना है। नरम दल जो था वो इनका ये था, नहीं सही चल रहा है, बस थोड़ी बहुत बातचीत हम लोगों को कुर्सी मिल रही है, कुछ बात मनवा लेंगे। इसमें दादा भाई नौरोजी थे और गोपाल कृष्ण गोखले थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन लोगों का योगदान नहीं था, नरम दल वालों का भी देश को आजाद कराने में काफी योगदान था। लेकिन ये कहते हैं कि हमें जब मौका आए तो सशस्त्र क्रांति के लिए तैयार रहना चाहिए। ये लोग याचिकाओं पर विश्वास रखते थे। याचिका डालते रहो, और ये कभी नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश यहाँ से जाए, वो हमेशा चाहते थे अंग्रेज ही राज चलाए, वो अच्छा चलाए, हमें अधिकार मिले, हमें बैठने का पद मिले, सब कुछ मिले, वो इसलिए वो करते थे। इसी उसके तहत इन्होंने कहा नहीं, अब मुझे पूर्ण इनसे आजादी चाहिए। गरम दल उन्होंने अपना ज्वाइन किया, ये 1905 में। उसके बाद फिर चला उनका स्वराज का नारा और सब कुछ उन्होंने निकाला। और इसीलिए ब्रिटिशर्स जो है ना फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहते थे। बहुत डरने लगे थे कि भाई ये अगर ऐसा कर दिया तो इसके पीछे तो पूरा भारत ऐसा लगता है कि चल पड़ता है। 3 बार वो जेल भी गए थे इसी चक्कर में। और एक बार जो बर्मा की जेल में गए, वो तो उस टाइम तो उन्होंने गीता रहस्य बहुत प्रचलित हुई थी। बिल्कुल 6 साल वो जेल में रहे थे, उन्होंने लिखी थी। उसके पीछे की भी पत्रकारिता से जुड़ी कहानी मैं आपको बताता हूँ। उनका वो है 1896 में प्लेग आया था, ठीक है, चूहों की महामारी से फैलता था। बिल्कुल। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जिसको भी होती थी महामारी उसे मारते पीटते थे, और एक कैंप सा बना दिया, उनको वहीं पे मार पीट के घसीट के वहां बंद कर देते थे। अच्छा। इलाज भी वही लोग आपस में करते थे। हालांकि ये सब करने से महामारी तो खत्म हुई, लेकिन लोगों में गुस्सा भर गया। बाल गंगाधर तिलक भी उस टाइम पे थे, उन्हें काफी गुस्सा हुआ, तो उन्होंने एक लाइन बोली। महामारी सही होने के बाद उन्होंने अपने मराठा अखबार में इंग्लिश में लिखा, ताकि अब इंटेलेक्चुअल्स को मैं अब टारगेट करूं, मेन वक्त आया है। उन्होंने लिखा कि श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए लिखा, पापियों को मारना पाप नहीं है, अधर्मियों को मारना अधर्म नहीं है, मारो। उसका नतीजा ये हुआ कि इन्होंने मारा 2 लोगों को, कमिश्नर को भी मारा, जेल गए, उनका आरोप इन पे आ गया, लोकमान्य तिलक पे।
फिर 18 महीने के उस टाइम शायद आप ये प्रफुल्ल चाकी और नहीं, ये जो 1908 में ही उनकी वजह से गए थे। ये हुआ था, बम हमले का समर्थन किया था। हाँ, मुजफ्फरपुर में मजिस्ट्रेट को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उस चक्कर में हुआ क्या था कि 2 महिलाएं, ब्रिटिश महिलाएं मर गई थी। तो काफी उन्हें फिर आरोप लेकिन इन पर जो है वो चाकी जी ने तो आत्महत्या कर ली, लेकिन प्रफुल्ल ये इन्होंने इनको सुसाइड वो फांसी किया गया, लटका दिया गया। उसके बाद ये भी हुआ कि इन्हीं पे आरोप आया कि आप ही की वजह से इन्होंने ये सब किया, क्योंकि आप लेखों में अपने जो भड़काऊ लिखते हैं वो इसी का कारण है कि ये लोग हमारे से विद्रोह कर रहे हैं। और गरम दल नरम दल बट चुका था, 1905 में ही बट चुका था, तो आरोप तय करना बहुत आसान था। और आईएनसी में भी थे एक्चुअली, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में होते हुए भी उनको बिल्कुल वो साइडलाइन करने की कोशिश की और कारागार में डाल दिया गया उधर। गीता रहस्य में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, वो आप आगे भी आपसे जानेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि कई बार जब डिप्रेशन में लोग आ जाते थे, क्योंकि अगर कोई डिप्रेस हो जाएगा तो फिर जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं शायद वो लड़ाई कमजोर पड़ती चली जाएगी, और इसीलिए उन्होंने लिखा, लोगों से आह्वान किया, लोगों को बताया कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने ये बात कही, प्रातः काल में उदय होने के लिए ही सूरज संध्या काल में अंधकार में डूब जाता है, और अंधकार में जाए बिना प्रकाश प्राप्त नहीं हो सकता। तो अगर अंधकार है, अगर आपको लग रहा है कि अंधेरा सा छा गया है, कहीं आपको उम्मीद की किरण नहीं दिखाई पड़ रही है, कोई रोशनी नहीं दिखाई पड़ रही है, तो ये मत समझिए कि सब कुछ खत्म हो गया है। ये अंधेरा आया है, अंधकार का साम्राज्य लग रहा है, तो ये उजाला होने के लिए अगले दिन सूरज फिर आएगा और फिर से उम्मीद की रोशनी आएगी, एक बार फिर से आपकी लड़ाई आगे बढ़ेगी। तो इस तरह की बातें करते थे, इस तरह की बातें लिखते थे, जिसकी वजह से लोग जागरूक होकर इनके पीछे आते थे, फॉलो करते थे। होम रूल लीग, इसकी भी इन्होंने स्थापना की थी जब मांडले जेल से बाहर आए, क्योंकि कहते थे स्वराज तो है ही, हमें अपना राज चाहिए, स्वराज, अपना भारतीयों का राज। तो होम रूल लीग, उसकी भी स्थापना की थी। बहुत लोगों को नहीं पता है, आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान कहा जाता है कि अगर रहा, जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी का अलग था, लेकिन सबसे बड़ा योगदान कहा जाता है कि इनका रहा। कारण 1915 में आए थे महात्मा गांधी वापस लौट के, तब वो देश में आए थे, लेकिन 1915 तक ये इतनी अलग जगा चुके थे लोगों में, इतना अपना लेखों के जरिए, पत्रकारिता के जरिए इतना लोगों को जगा चुके थे कि उसके बाद काम एक तरह से कहिए कि आसान हो गया। बस 15-20-25 साल और जो संघर्ष चला, लेकिन उसी में मतलब वही आप बता रहा हूँ, उनको जेल हुई 6 साल की, 1914 में वापस आए, हालांकि मनोबल टूट चुका था, उनका स्वराज का सपना भी, वो स्वदेशी अभियान चला रहे थे। 1905 में जब नरम दल गरम दल अलग हुआ था, तो एक और किस्सा उसमें होता ये था कि पहले भारत की आज़ादी का, जब ये ब्रिटिश नहीं आए थे, अंग्रेज नहीं आए थे, 23% GDP का हम लोग कंट्रीब्यूट करते थे। लेकिन जब हमारा देश आजाद हो गया, हम 3% पे आ गए। तो कहाँ जाता था, उससे होता क्या था कि ये तो आप रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाकर और वहाँ की इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर करा के फिर उसी माल को महंगे दाम पे बेचा करते थे। इससे सारा ट्रेन जितना भी सामान जाता था, उनको पता लगा, उन्होंने कहा नहीं, अब स्वदेशी का आएगी, अब हम इसकी अभियान चलाएंगे। 1905 में उन्होंने फिर अभियान नरम दल गरम दल के अलग होने के बाद चलाया। उसके बाद स्वदेशी अभियान जब ये जेल गए तो ठप पड़ गया। 1914 में ये वापस जेल से आए तो उन्होंने पूछा कि मेरा अभियान, तो ठप पड़ चुका था। महात्मा गांधी आए तो उन्होंने कहा कि मुझे इस अभियान को चलाना है वापस, तो उनका सहयोग मिला। और वो हमेशा एक बात कहा करते थे महात्मा गांधी जी से, हिंसा से कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी अहिंसा तो आपको करनी पड़ेगी। अहिंसा से कुछ नहीं होगा, थोड़ी तो हिंसा करनी पड़ेगी, थोड़ी हिंसा करनी पड़ेगी। हमने बहुत किया, बहुत संघर्ष हम भी कर रहे हैं, लेखों में भी लिख रहे हैं। फिर उन्होंने 1800 जो आपने कहा 1916 में ये रूल लाए, और वो ये भी मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलके लाए थे। बिल्कुल है, एनी बेसेंट और वो थे, दोनों मिल उनके साथ मिलके लाए थे। तो यानी सबको, हिंदू मुस्लिम और तमाम जो धर्म के लोग हैं, सबको, इंडियंस को एक लेके आगे बढ़ना है पूरा। हमें अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। और इसके लिए चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति को, सबको एक करना है। इसका कोई मकसद नहीं था। पढ़ाई में भी, जब एजुकेशन में भी उनकी बात आई थी कि मुझे शिक्षा देनी है, तो ऐसा कुछ नहीं था। बेशक वो संस्कृत से पढ़े थे और हिंदी, लेकिन उन्होंने सीधा था कि मेरे को सबको साधना है, ये सब मेरे भाई हैं। और पत्रकारिता के माध्यम से एक और उन्होंने लेख छापा था, वो अपने अखबार में, केसरी अखबार में ये प्रतिज्ञा छापते थे कि मैं अब देश हित की बात करूंगा। ये प्रथम पृष्ठ पर छापा प्रथम पृष्ठ पर छापा करते थे कि मैं देश हित की बात करूंगा। क्योंकि इससे पहले
अखबार जो छपते थे वो इंटेलेक्चुअल्स लोग भी छापा करते थे, तो वो लोग छापते थे तो थोड़ा इस पक्ष में भी प्रो थे कि ब्रिटिश प्रो थे, तो न्यूट्रलाइज करके चलते उन्होंने कहा थे। नहीं, मैं अब इसको छापूंगा, अब मेरा दायित्व है कि मैं अब लोगों की बात उठाऊंगा। लोगों को एक करने के लिए ये तमाम यत्न करते थे, प्रयत्न करते थे, और शायद इस बात को भी काफ़ी अहम समझते थे कि अगर आप सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से लोगों को समृद्ध नहीं करते हैं तो आप अपने मिशन को बहुत ज़्यादा आगे नहीं ले जा सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने गणेश उत्सव, शिवाजी महाराज का जन्मदिन, वो उत्सव के तौर पर मनाने का उन्होंने फैसला किया, और उसके बाद ये चलन भी शुरुआत उन्होंने की थी। तो वो किस तरीके से उनके मन में ये ख्याल आया और लोगों को जोड़ने की उन्होंने परंपरा शुरू की, और इस तरीके से उत्सव आगे बढ़ा? देखिए, महामारी, आज़ादी, इन सब से लोगों का बहुत वो हो चुका था, वो बेचारे ऊब चुके थे, सबको आज़ादी चाहिए थी। कुछ लोगों को नहीं चाहिए थी, कुछ लोग खुश थे, लेकिन अधिक लोग परेशान हो चुके थे। तो उन्होंने कहा लोगों को कैसे मैं जागरूक करूं, कैसे उनमें अंदर उत्साह भरूं। कहते हैं कि जब धरती हुई थी तो ब्रह्मा जी ने संगीत की उत्पत्ति करी थी, तब जाके शांति हुई। तो ऐसे ही अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, लोगों के अंदर जोश कैसे भरूं। तो उन्होंने उत्सव के माध्यम से लोगों को जोड़ा, कि लोग उत्सव मनाने के लिए हमेशा आगे आते हैं। तो उन्होंने गणेश, अपने महाराष्ट्र में तो खैर अलग ही आज तक बनता है, उन्होंने शुरुआत करी थी गणेश चतुर्थी की। उन्होंने कहा मैं सबको एक करूंगा, हालांकि उसके माध्यम से वो लोगों को अंदर भी जोड़ा करते थे। उसमें भी जो पूरा 14,000 उनके, जब उन्होंने बनाया था, जेल से वापस आए थे 1914 के बाद, तो 14,000 लोग उनके साथ जुड़े थे। एक साल बाद कहते हैं कि उनके में 34 या 40,000 लगभग